Hello students, today we will discuss chi-square test as a test of independence of attributes. So let us start. देखो भाई, chi-square test as a नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के दो पार्ट है अपने, गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। आज हम इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम चेक करेंगे कि दो गिवन एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से एसोसिएट है या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी अपने दो एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, हमें चेक करना होगा कि वो एक दूसरे के एसोसिएट है या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई। तो देखो इसके करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम नल हाइपोथेसिस सेट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस में क्या मान लेंगे कि गिवन अपने टू एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये लिख रखा है देखो, सेट अप द नल हाइपोथेसिस दैट टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो हमने नल हाइपोथेसिस ये सेट कर ली कि टू एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में गिवन होगी क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी, कैपिटल आर मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई कैपिटल एन। तो कैपिटल आर मल्टीप्लाई कैपिटल सी डिवाइड बाई एन। यहाँ पे देखो ये कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रो टोटल, कैपिटल सी क्या है, कॉलम टोटल, एंड एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो मैं क्वेश्चन करूंगा मैं बताऊंगा रो टोटल कॉलम टोटल क्या है। आप एक बार ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई एन। आर क्या होगा, रो टोटल, सी होगा कॉलम टोटल, और एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन करेंगे वहां से देखेंगे ये वैल्यू क्या होगी। इसके बाद थर्ड स्टेप देखो क्या होगा कि हम काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। तो काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। ओ क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। इसके बाद फोर्थ स्टेप देखो क्या निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी माइनस वन मल्टीप्लाई आर माइनस वन। यहाँ स्मॉल सी स्मॉल आर है, स्मॉल सी का मतलब नंबर ऑफ कॉलम और स्मॉल और आर का मतलब नंबर ऑफ रो। देखो दोबारा यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल सी क्या था, रो टोटल यानी रो का सम, और कैपिटल सी कॉलम टोटल यानी कॉलम के एलिमेंट्स का सम। तो रो के एलिमेंट्स का सम, कॉलम के एलिमेंट का सम, कैपिटल आर और कैपिटल सी था। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में स्मॉल सी माइनस वन मल्टीप्लाई स्मॉल आर माइनस वन। तो यहाँ पे स्मॉल सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और स्मॉल आर क्या है, नंबर ऑफ रो है भाई। ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप अपना क्या रहेगा कि हम काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू कहाँ निकालेंगे हम, एट गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है और जो अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है उसके ऊपर हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, टेबल वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर अपने क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, वरना अपना जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो लेते हैं। दो टाइप के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं, 1% और 5%। तो अगर मान लो क्वेश्चन में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, यहाँ से अपनी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है तो उन दोनों पे हम क्या निकालेंगे, काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू निकाल लेंगे भाई। ठीक है, ये अपना फिफ्थ स्टेप। इसके बाद सिक्स स्टेप वही कॉमन स्टेप अपना कि अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ जाए तो अपने नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। देखो ये लिख रखा है, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबल वैल्यू एट ए सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। यानी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ जाए तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना मतलब अपने टू एट्रीब्यूट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर अपना कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ग्रेटर देन टेबल वैल्यू आ जाए तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि टू एट्रीब्यूट्स क्या एक दूसरे से एसोसिएट है भाई। ठीक है। तो आगे लिख रखा है, बट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इट्स टेबल वैल्यू वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। ठीक है भाई। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्या गिवन है हमें, ए सैंपल ऑफ 200 पर्सन्स विद ए पर्टिकुलर डिजीज वाज सिलेक्टेड, आउट ऑफ देम 100 वर गिवन ड्रग एंड अदर वर नोट, द रिजल्ट्स वर ऑब्जर्व्ड एज फॉलोज। देखो भाई क्या कह रहा है कि टोटल 200 पर्सन्स को एक पर्टिकुलर डिजीज थी, उनमें से हमने 100 को सिलेक्ट किया और उनको ड्रग दे दिया और 100 को ड्रग नहीं दिया है। टोटल 200 पर्सन थे, उनको एक डिजीज थी पर्टिकुलर टाइप की, उनमें से 100 को 100 को हमने क्या किया, एक ड्रग दिया है और 100 को नहीं दिया है। उसके बाद हमने रिजल्ट ऑब्जर्व किया, वो रिजल्ट क्या है देखो कि ड्रग दिया उसमें से ठीक कितने हुए, 55, 45 ठीक नहीं हुए। ये देखो ये जो अपना ऑब्जर्व डाटा दिया है यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्ड नोट कर्ड कि 100 को ड्रग दिया था हमने, उनमें से ठीक कितने हुए, 55, ठीक नहीं हुए वो 45।
100 को जिनको ड्रग नहीं दिया उनमें से कितने ठीक हो गए 65 और ठीक कितने नहीं हुए 35। ये अपना ऑब्जर्व डाटा है, ये टोटल लिख रखा है आगे फिर, ठीक है ना, कि ड्रग वाले टोटल कितने थे 100 थे, तो 55 ठीक हुए, 45 ठीक नहीं हुए, टोटल कितने हो गए 100। जिनको ड्रग नहीं दिया हमने वो भी 100 थे, उनमें से ठीक कितने हुए 65, ठीक नहीं हुए 35, तो टोटल कितने हो गए 100। अब देखो टोटल कितने ठीक हुए अपने, कि 55 ड्रग वाले ठीक हो गए, जिनको ड्रग नहीं दिया वो 65 ठीक हो गए, टोटल कितने ठीक हो गए 120। टोटल ठीक कितने नहीं हुए, ड्रग वाले कितने ठीक नहीं हुए 45, और जिनको ड्रग नहीं दिया वो कितने ठीक नहीं हुए 35, तो टोटल कितने ठीक नहीं हुए 80। ठीक है भाई। तो यहां से देखो भाई, हम जो ऑब्जर्व डाटा है वहां से हम देखेंगे यहाँ पे कितनी रो है कितनी कॉलम है, और रो सम क्या है कॉलम सम क्या है, और कैपिटल एन क्या है। कैपिटल एन तो देखो क्या है यहाँ पे, टोटल कितने परसेंट है 200%, तो कैपिटल एन की वैल्यू 200 है। इसके बाद देखो यहाँ पे कितनी रो कितनी कॉलम है, तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, टोटल वाले नहीं लेनी है, ये टोटल तो हमने अपने लिए करके लिख रखा है। वैसे देखो कितनी कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम है, एक ड्रग वालों की, एक जिनको ड्रग नहीं दिया हमने। ठीक है, रो कितनी है 2 रो है, एक रो में क्या लिख रखे हैं हमने जो ठीक हुए हैं, और एक रो में लिख रखे हैं जो ठीक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे कितनी रो है भाई 2 रो है, और कितनी कॉलम है 2 कॉलम है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल सी यानी नंबर ऑफ रो कितनी है 2 है, तो स्मॉल सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। स्मॉल आर भी कितना है 2 है, नंबर ऑफ रो भी कितनी है 2 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था भाई C-1 इंटू में R-1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितनी बनेगी C-1 यानी 2-1 1 इंटू में R-1 इंटू, तो कितना हो जाएगा 1, C-1 1 आया, R-1 भी 1 आया, तो 1 इंटू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल आर आ गया। उसके बाद देखो अपनी कैपिटल आर और कैपिटल सी। कैपिटल आर क्या होता है रो सम, यानी फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो का सम, तो कैपिटल आर रो सम होता था, तो कैपिटल आर की एक वैल्यू आएगी फर्स्ट रो का सम। फर्स्ट रो का सम देखो कितना आ रहा है, फर्स्ट रो में क्या है 55 और 65, तो सम कितना आ रहा है 120, तो R1 क्या हो जाएगा फर्स्ट रो का सम कितना हो गया 120। इसके बाद R2 सेकंड रो का सम, सेकंड रो का सम कितना है 45 प्लस में 35 कितना है 80 भाई। ठीक है, इसी तरह कैपिटल सी कॉलम सम, तो C1 क्या है फर्स्ट कॉलम का सम, फर्स्ट कॉलम का सम कितना आ रहा है 55 प्लस में 45 100, तो C1 की वैल्यू 100। इसके बाद अपना C2 सेकंड कॉलम का सम, तो कैपिटल C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 प्लस में 35 कितनी आ गई 100 आ गई। तो आया भाई समझ में, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल सी कैपिटल एन कैपिटल आर और कैपिटल सी क्या होते हैं। ये अपने यहाँ पे देखो कितनी रो है 2 रो और 2 कॉलम है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, एक्चुअली ये डाटा है अपने पास है, वो टोटल करके अलग अलग रखा है, ये मत कर लेना कि 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है। हमने रो में क्या दिखा रखा है जो ठीक हुए जो ठीक नहीं हुए, कॉलम में क्या दिखा रखा है हमने जिनको ड्रग दी थी जिनको ड्रग नहीं दी थी। तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, तो कैपिटल सी सॉरी स्मॉल सी 2 है, स्मॉल आर भी 2 है। अब कैपिटल आर क्या था, कैपिटल आर था रो सम, तो रो का सम फर्स्ट रो का सम देखो कितना आ रहा है 55 प्लस 65 120, तो R1 मान लिया मैंने कैपिटल R1 फर्स्ट रो का सम तो 120। कैपिटल R2 सेकंड रो का सम कितना हो जाएगा 45 प्लस में 35 कितना हो जाएगा 80। ठीक है भाई, इसी तरह कैपिटल C1 फर्स्ट कॉलम का सम, कैपिटल C2 सेकंड कॉलम का सम। ठीक है भाई, आई बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टेस्ट वेदर द ड्रग हैज बीन इफेक्टिव इन करिंग द डिजीज, ये चेक करना है कि ड्रग अपनी इफेक्टिव है डिजीज को ठीक करने में या नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पे अपने 2 एट्रीब्यूट्स है, एक है ड्रग और एक है डिजीज। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के एसोसिएट है या एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अगर ये ड्रग इस डिजीज पे इफेक्टिव है तो मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट है। अगर इस ड्रग का इस डिजीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं है तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। देखो दोबारा बता रहा हूँ कि अपने पास यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स है, एक तो ड्रग है एक डिजीज है। अगर ड्रग इस डिजीज को ठीक करने में इफेक्टिव है इसका मतलब क्या है ये एक दूसरे के एसोसिएट है भाई। अगर ये इसके लिए इफेक्टिव नहीं है डिजीज के लिए ड्रग, तो ये दूसरे एक दूसरे क्या है इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई, तो देखो भाई इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करते हैं एक नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस में क्या सेट करते हैं कि दोनों एट्रीब्यूट्स क्या है इंडिपेंडेंट है, यानी अपने ड्रग और डिजीज क्या है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि ड्रग इफेक्टिव नहीं है डिजीज को ठीक करने में। तो क्या लिया हमने देखो नल हाइपोथेसिस में, लेट द नल हाइपोथेसिस बी दैट ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन करिंग द डिजीज, कि ये इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब हमने क्या ले लिया कि दोनों एट्रीब्यूट्स क्या है इंडिपेंडेंट है, यही लेते हैं हम नल हाइपोथेसिस में। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। इसके बाद देखो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो ये था अपना
कैपिटल आर मल्टीप्लाई कैपिटल सी डिवाइड बाय में कैपिटल एन, तो कैपिटल एन तो 200 है। अब देखो कैपिटल आर और कैपिटल सी कैसे लेंगे। अब देखो अपना कि ये अपना 55 ऑब्जर्व डाटा है। क्या ऑब्जर्व डाटा ये कि ड्रग देने के बाद 55 क्या हुए, ठीक हुए। इसकी हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने की ड्रग देने के बाद ठीक होने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये देखो यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट रो। ये कौन सी कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये किसका एलिमेंट था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो का सम और फर्स्ट कॉलम का सम आएगा। तो फर्स्ट रो का सम देखो कितना है 120 और फर्स्ट कॉलम का सम 100। तो क्या आ गया देखो, आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 120 और कैपिटल सी की वैल्यू 100। तो 120 मल्टीप्लाई 100 आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे, ठीक है ना। तो 120 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 200, तो कितना आ गया 60 आ गया। यानी जो अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी ड्रग देने के बाद ठीक होने की वो 55 थी, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आई है अपनी 60 आई है भाई। इसके बाद देखो भाई कि ड्रग ना देने के बावजूद ठीक होने की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है 65। तो इसके कोरस्पोंडिंग हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब ये देखो कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। किसका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला तो ये रहेगा, कैपिटल आर मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या होगा कि फर्स्ट रो का सम, और यहाँ पे कैपिटल सी क्या होगा इसके लिए कि सेकंड कॉलम का सम। क्या होगा, सेकंड कॉलम का सम, ठीक है भाई। तो यहां से देखो करेंगे तो फर्स्ट रो का सम कितना आएगा 120 और सेकंड कॉलम का सम कितना है 100। तो क्या आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में 200, तो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहां से यहां तक निकाल लिया, इसकी अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई 60 आ गई। अब टोटल कितने ठीक हुए 120, तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी क्या रह जाएगी 60 रह जाएगी। आप इनको सब्ट्रैक्ट करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो भाई कि ड्रग देने के बाद भी ठीक नहीं हुए, उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है 45। इसके कोरस्पोंडिंग अब क्या निकालेंगे हम, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब ये देखो ये जो 45 है ये अपना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो जब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कैपिटल आर मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई एन है, तो यहाँ पे आर क्या होगा कि सेकंड रो का सम, क्योंकि ये किस रो का एलिमेंट है सेकंड रो का। सेकंड रो का सम कितना है भाई 80। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। फिर ये क्या है फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ पे सी की जगह क्या आएगा फर्स्ट कॉलम का सम। तो फर्स्ट कॉलम का सम कितना है 100। तो क्या हो जाएगा भाई ये 80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 200। तो देखो भाई यहाँ पे हमने कर रखा है ये अपना एलिमेंट था सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आ जाएगा R2 यानी सेकंड रो का सम मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का सम डिवाइड बाई n। तो R2 कितना है भाई अपना 80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई में 200। इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा 40। तो अपने 45 के कोरस्पोंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आई 40 आई। सेम यहां से आप निकाल लेना, क्या हो जाएगा ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 मल्टीप्लाई C2 डिवाइड बाई n। तो R2 मतलब सेकंड रो का सम, तो कितना है 80 और सेकंड कॉलम का सम 100। तो 80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई में 200 सोल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 35 के कोरस्पोंडिंग भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 40 आ गई। सेकंड फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अपनी इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 40 आ गई। टोटल कितने ठीक नहीं हुए भाई 80 ठीक नहीं हुए, तो इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये भी कितनी रह जाएगी 40 रह जाएगी, ठीक है भाई। तो देखो भाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के मैंने दोनों तरीके बता दिए कि एक ये निकाल ली, इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो या उस फार्मूले से इसकी भी निकाल सकते हो। सेम यहाँ पे हमने इसकी 40 निकाली, इसकी भी 40 आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं या 80 में से 40 सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली लिख रखा है कि आप एक निकाल लो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके और सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लो। देखो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई अपनी, ये टेबल है जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की है कि ड्रग देने के बाद ठीक हुए हैं और जो ठीक नहीं हुए और नो ड्रग, ठीक है भाई। तो इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी देखो कि ड्रग देने के बाद ठीक हुए उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 60 आई थी, और जो ड्रग ना देने के बाद भी ठीक हुए उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 60 आई थी। ड्रग देने के बाद जो ठीक नहीं हुए उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 40 आई थी, और जो ड्रग नहीं देने के बाद भी ठीक नहीं हुए उनकी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपनी क्या आई थी 40 आई थी। तो ये थी अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 55, 65, 45, 35। ये अपनी क्या आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब अपना थर्ड स्टेप क्या होता है भाई कि हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं।
तो उसमें क्या चाहिए हमें, ओ यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी आई हुई अभी 55 45, यानी ड्रग देने के बाद ठीक हुए 55, ड्रग देने के बाद ठीक ना हुए वो 45। फिर देखो नो ड्रग, यानी ड्रग ना देने के बाद भी ठीक हुए 65, और ड्रग ना देने के बाद भी ठीक नहीं हुए उनकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 35। तो क्या है देखो 55 45 65 35, ये अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब देखो 55 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी भाई 60 आई थी, तो क्या आ गई यहाँ पे 60। 45 क्या था, जो ड्रग देने के बाद ठीक नहीं हुए हैं, तो ये थी अपनी 45 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 40 आई थी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिख दिया 40। फिर 65 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 60 आई थी, कि ड्रग ना देने के बाद ये ठीक हुए थे, उनकी अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 65 थी, पर इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 60 आई थी, जो यहाँ पे देखो हमने लिख रखी है। तो 65 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया 60, इसी तरह 35 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो और ई की वैल्यू आ गई अपनी। फिर हमें क्या चाहिए, काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, समेसन क्या होता है ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई होता है, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को ओ माइनस ई। तो फिर क्या किया ओ माइनस ई किया, तो ये आ गया, फिर इनका क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, तो ये अपनी ये वैल्यू आ जाएगी भी, ठीक है। फिर क्या है डिवाइड बाई ई, तो इनको ई से डिवाइड कर लो, तो ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई किया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इनका क्या करना होता है समेसन, तो इनका समेसन किया तो क्या आ गया अपना 2.082, तो काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2.082, ठीक है भाई। इसके बाद देखो फोर्थ स्टेप क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल c माइनस 1 इंटू में स्मॉल r माइनस 1। तो यहाँ पे स्मॉल c क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो कितनी है 2, और नंबर ऑफ रो क्या होता है स्मॉल r, तो कितनी है रो भी यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू में 2 माइनस 1, तो कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि हम टेबल वैल्यू लेते हैं। टेबल वैल्यू कब, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 1, और अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम काई स्क्वायर की वैल्यू फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या है 3.84, ठीक है भाई। अब देखो भाई कि काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है टेबल वैल्यू से लेस आई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नल हाइपोथेसिस अपनी एक्सेप्ट हो जाएगी। और नल हाइपोथेसिस में हमने क्या माना है कि ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन करिंग दी डिजीज, यानी ड्रग अपनी डिजीज को ठीक करने में इफेक्टिव नहीं है, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।